नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि हमने एक श्रृंखला को कंटिन्यू कर रखा है, उस श्रृंखला के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो बदला हुआ सिलेबस है उसी की क्लासें जो हैं वो चालू हैं, निरंतर हैं। आज की इस क्लास में जो हम चर्चा करने वाले हैं उसका जो मुख्य विषय है वो है मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य उत्तर काल, मौर्यों के बाद का काल। कुछ इतिहासकारों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि ये जो काल है इसको वैदिक धर्म का उत्थान का काल कहते हैं या पुनरुत्थान का काल कहते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो मौर्य साम्राज्य है इसके जो शासक हैं वो कहीं ना कहीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म इनसे ज़्यादा प्रभावित हैं। स्वयं आप अशोक को देख लीजिए, तो वो किससे प्रभावित है? वो मुख्यतः बौद्ध धर्म से प्रभावित है। उसके बाद जालोक आए, उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया, संप्रति ने जैन धर्म स्वीकार किया। तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण धर्म था, जो वैदिक धर्म था, ये पतन की ओर था। अब यहाँ से ये पुनरुत्थान की ओर फिर से होता है, ऐसा भी कहा जाता है। और मौर्योत्तर काल को बहुत ज़्यादा हम राजनीतिक अस्थिरता का काल भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता आप देखेंगे कि कभी सातवाहन ऊपर आ जाते हैं तो कर्ण वंश आ जाता है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि शुरुआत में तो उसमें शुंग वंश रहा ही, और यहाँ से लगातार जो है वो आक्रमण हो रहे हैं, इंडो यूनानियों के हो रहे हैं, हिंदी यवन जिनको हमने कहा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो शक शासक हैं वो भी हैं, उनके भी आक्रमण हो रहे हैं, वो भी भारत में बसने लगे, कुषाण भी भारत में आने लगे, है ना, और पहलव भी भारत में आने लगे। तो ये तमाम तरीके की जितनी भी राजनीतिक अस्थिरता है, चलिए आज अपन चालू करते हैं और इसको देखते हैं क्या क्या है। इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों मौर्य उत्तर काल से, ठीक है। और मैं बताता जाऊंगा कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना रहती है, क्या क्या महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलिए चालू करता हूँ। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाएं, इसका जो PDF है वो आपको वहीं पर प्राप्त होगा। देखिए हमने किस किस को कर लिया था, हमने कर लिया है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल हो गया है, महाजनपद काल हो गया, विदेशी आक्रमण हो गए थे, मौर्य साम्राज्य को हमने देख ही लिया। 2 क्लासों में आया हुआ है ये, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा है। अगर मेंस की क्लास होती तो 5 क्लासों में आता। और ये मौर्य उत्तर काल आज जो हम चर्चा करेंगे वो इसी की करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ, इसको कह देते हैं ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। देखिए इतिहास जो होता है ना, इतिहास अपने अपने नज़रिए से देखा जाता है। बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान है, लेकिन आप भी अपनी नज़रों से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कोई ऐसा यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का वो नहीं हुआ जितना इसके पहले के शासकों का हुआ और इसके बाद के शासकों का हुआ, कि बहुत ज़्यादा हो गया हो, विस्तार टाइप का हो गया हो। ऐसा हमको ज़्यादा इस समय देखने को नहीं मिलता। हाँ, गुप्त काल में कुछ समय तक वो ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा ये देखने को मिलता है, पर इस समय ऐसा देखने को नहीं मिलता। पर इतिहासकार अपनी अपनी नज़र से इसको बोलते हैं, है ना। चलिए चालू करते हैं। मौर्य उत्तर काल 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी इतने के मध्य में ये कहीं ना कहीं इसको माना जाता है दोस्तों। ये मोटा मोटा तौर है ना। चलिए चालू करते हैं। मौर्य उत्तर काल राजनीतिक अस्थिरता का काल है, राजनीतिक अस्थिरता का काल है। इस समय मौर्यों के पतन के पश्चात काफ़ी सारे देसी राज्य उत्पन्न होने लगे। इसके अलावा भारत पर विदेशी आक्रमण भी इस समय पर देखे जाते हैं, ये इसकी खास विशेषता है। विदेशी आक्रमणों में प्रमुख जो हिंद यूनानी है, कुषाण हैं, शक हैं, पहलव हैं। इनका क्रम इसी तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, हिंद यूनानी, कुषाण, शक, पहलव, ठीक है। पहलवों को ही पर्थियन भी कहा गया है, पारसी पर्थियन, जिसमें आप गोन्नो फर्नीस का नाम सुनेंगे। सेंट थॉमस नामक एक पादरी भी भारत में आएगा, है ना। जबकि भारतीय शासकों में अगर देखा जाए तो शुंग थे, कर्ण था और सातवाहन था, और वाकाटक वंश के जो व्यक्ति थे वो प्रमुख थे। हालांकि वाकाटकों का जो समय है वो कहीं ना कहीं तब आ जाता है जब गुप्त काल वहां पर आ जाएगा, है ना। बाकी ये जो 3 हैं ये तो साथ साथ में मौर्य उत्तर काल में चलते ही हैं। हिंद यवन, अब इंडो ग्रीक। चलिए सेलुकस की मृत्यु के बाद, जब सेलुकस की मृत्यु हो जाती है, हमने देखा था ना सेलुकस पंजाब का उस वाला जो क्षेत्र था जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अधिकार कर लिया था, इस क्षेत्र में बहुत सारे उसके जो थे क्षत्रप वगैरह थे। पर सेलुकस जैसे ही समाप्त होते हैं तब उसके बाद वहाँ की स्थिति किस तरीके की होती है। उनकी मृत्यु के बाद बैक्ट्रिया को हम अफगानिस्तान भी कहते हैं, तो बैक्ट्रिया अफगानिस्तान में क्रमशः डियोडोरस, यूथेडेमस तथा डेमेट्रियस शासक हुए। ये नाम थे वहाँ के। 183 ईसा पूर्व में यवनों ने डेमेट्रियस के ही नेतृत्व में आक्रमण कर पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया, अब स्थापित कर लिया, तथा साकल यानी सियालकोट को अपनी राजधानी बना लिया। देखिए याद रखिएगा, जब मैं पंजाब की यहाँ पे चर्चा करता हूँ
तो ये उस समय पर विभाजित भारत तो है नहीं है, तो ये पूरा का पूरा पंजाब जो भारत है वो भी और पाकिस्तान का भी पंजाब है, तो ये सबसे पहले वहीं पर लगी जाएगा। अफगानिस्तान से जैसे ही वहाँ से आएंगे तो फिर वो पंजाब पर सबसे पहले आक्रमण करेंगे। तो अफगानिस्तान में है इस समय, जिसको उस समय पर बैक्ट्रिया कहा जाता था, तो वहाँ से उन्होंने पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसी समय बैक्ट्रिया में सीरिया के सेनापति, अब सीरिया के एक सेनापति हैं तो उसका नाम है यूक्रेटाइटस। अब इसको इसलिए ध्यान से देखना क्योंकि ये जो शाखा है दो भागों में विभाजित हो जाती है और दोनों ही जो भाग हैं उनका महत्व भारत में कहीं ना कहीं है। कैसे है? एक तो आप लोगों ने सुन रखा होगा जो भागवत धर्म, हेलियोडोरस, विदिशा, गरुण स्तंभ, उससे है, और एक का जो मतलब है वो है मिनांडर से। तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए इसकी शुरुआत की ये कहानी बताई जाती है ताकि आप इनको कनेक्ट कर पाएं। तो होता क्या है, यूक्रेटाइटस ने भी अधिकार कर लिया। वहां पर देखिए, वहां पर अपन ने क्या देखा था, वहां पे हमने देखा था इसको डेमेट्रियस को, तो एक हो गया डेमेट्रियस और इसके बाद में हो गया यूक्रेटाइटस, इसने अधिकार कर लिया। इसके पश्चात डेमेट्रियस और यूक्रेटाइटस के मध्य हो जाता है युद्ध। क्या हो जाता है? युद्ध। इन दोनों के मध्य हो गया युद्ध, तो जिसमें डेमेट्रियस जो है वो मारा जाता है। यूक्रेटाइटस ने भारत पर आक्रमण कर तक्षशिला को अपनी राजधानी बना लिया। किसको अपनी राजधानी बना लिया? इसने अपनी राजधानी बना लिया तक्षशिला को। अब इस प्रकार भारत में यवन साम्राज्य जो है वो दो शाखाओं में विभाजित हो गया, एक डेमेट्रियस की शाखा थी और एक यूक्रेटाइटस की शाखा थी। डेमेट्रियस वंश और यूक्रेटाइटस वंश। डेमेट्रियस, इनकी राजधानी साकल या सियालकोट में थी। कहाँ थी? साकल या सियालकोट। इन्होंने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की तथा यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों में तांबे के सिक्के भी चलाए। किसके? तांबे के सिक्के। अब देखिएगा आप, सिक्के बहुत अच्छी तरीके से चलेंगे और अच्छी आकृति के चलेंगे, उलूक शैली के एकदम सिक्के चलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो डेमेट्रियस वंश का प्रथम सबसे प्रतापी शासक कौन हो रहा है? तो भैया मिनांडर हो रहा है। तो मिनांडर के सिक्के भड़ौच तथा उसका विलेख कौशाम्बी के पास से प्राप्त हुआ। इसके बहुत सारे जो सिक्के हैं वो भड़ौच के जो बंदरगाह है ना, अपन ने देखा जो गुजरात के तट पर स्थित है, वो भड़ौच जो बंदरगाह है वहां से इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। पश्चिम उत्तर भारत में सर्वप्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, स्वर्ण सिक्के मिनांडर के द्वारा ही जारी किए गए हैं। और मिनांडर कौन है? इंडो यूनानी या फिर यवन हिंद, हिंद यवन भी कह देते हैं इनको, हिंद यवन। यवन, इनको हिंद यवन क्यों कह रहे हैं? देखिए इसका कहने का भी एक पीछे एक मतलब है। मतलब ये है कि पहले जब यवन आ रहे थे, पहले जब यूनानी आ रहे थे तो वो मुख्यतः यूनान से होते हुए आ रहे थे। इनको हिंद यवन इसलिए कहा गया है कि क्योंकि जो सेलुकस है, सेलुकस का जो क्षेत्र था वो था ना अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, उस क्षेत्र को उसने जीत रखा था, तो उसने अपने सेनापति छोड़ दिए थे और यहाँ पर वही व्यक्ति लोग रहने लगे थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो भारत की भूमि थी उस पर अधिकार तो कर ही लिया था। अब यहाँ से वो आक्रमण कर रहे हैं तो इसलिए उनको हिंद यवन या इंडो यूनानी कहा जाने लगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में या उनके अनुसार बौद्ध भिक्षु नागसेन से हुए वाद विवाद में पराजित हो जाने के उपरांत मिनांडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये जो नागसेन है, इनको कहीं ना कहीं ये नागसेन क्या वो शून्यवाद वाले हैं, माध्यमिका सूत्र वाले हैं? तो ये वो नहीं है, याद रखिएगा। ये नागसेन एक भिक्षु हैं जिससे मिनांडर का वार्तालाप होता है। इस वार्तालाप को आप गूगल पे सर्च करिएगा और उस पर देखिएगा कि किस तरीके का वार्तालाप है। अगर बहुत गहरे आदमी होंगे तो ही इसको समझ पाएंगे। तो हुआ क्या था कि कुछ ऐसी प्रश्न वगैरह थे, तो अब मिनांडर तो घमंड में थे, भैया राजा आदमी हैं, और भिक्षु तो किसी का भी दिमाग परिवर्तित कर देते हैं। तो आगे चलकर होता क्या है कि मिनांडर ने खुद ही बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उनके प्रश्नों के उत्तर ही नहीं दे पाए थे, तो उनके प्रश्न हैं, इनके उत्तर हैं, इस तरीके के दोनों प्रश्न उत्तरों को मिलाकर एक मिलिंद पन्नो बना है। तो ये किसका है? मिनांडर का है और नागसेन से बातचीत के दौरान हुए प्रश्न और उत्तर है। ठीक है, कर लिया। तो बौद्ध साहित्य में मिनांडर को मिलिंद कहा गया है, क्योंकि उसने स्वीकार किया है तो बौद्ध धर्म का संरक्षण भी होगा, संरक्षक होगा। मिनांडर, इस बात को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, हीनयान संप्रदाय का अनुयायी था। ये बात आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, हीनयान संप्रदाय का, क्योंकि जब हम कनिष्क के शासनकाल में आएंगे तो महायान शाखा से संबंधित है। ठीक, और इसकी राजधानी क्या थी? साकल जो है ना वो शिक्षा और व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध थी। ठीक, स्ट्रेटो द्वितीय की बात आ जाती है। संभवतः भारत में डेमेट्रियस वंश का यह अंतिम शासक था। इतना ही याद करना है इसमें, बस और याद नहीं करना आपको। अब कौन आ गया? स्ट्रेटो द्वितीय। बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें हैं,
आगे चलते हैं। अब यूक्रेटाइटस वंश जो एक और था ना, तो यूक्रेटाइटस वंश की राजधानी हमने तक्षशिला देखी थी। यूक्रेटाइटस 167 ईसा पूर्व में सीरिया के सेनापति डेमेट्रियस को पराजित कर वैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। फिर यूक्रेटाइटस ने भी भारत पर आक्रमण कर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। ये भी अपन ने बताया था। यूक्रेटाइटस के सोने के सिक्के हम जो सिक्के हैं वो हमको तक्षशिला से प्राप्त होते हैं, चूंकि वही राजधानी थी। अब इसी में है एंटीआलकिड्स, तो सुनना, एंटीआलकिड्स बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, एंटीआलकिड्स यूक्रेटाइटस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। एंटीआलकिड्स ने शुंग शासक भागभद्र, कौन, भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में एक राजदूत, भागभद्र जो है वो पुष्यमित्र शुंग जो थे, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, इसी तरीके से इसमें 10 शासक हुए, उन्हीं में से एक हैं भागभद्र, जिनके विदिशा स्थित दरबार में राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था। अब ये राजदूत पहुंचता है तो हेलियोडोरस ने भागभद्र से प्रभावित होकर, ये भागभद्र नहीं है, ये सॉरी हाँ भागभद्र ही है वो, एक मिनट, भागभद्र से प्रभावित होकर, यानी कि वहां का जो राजा है भागभद्र, उसी से प्रभावित होकर भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया। ये भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया। ये पहला भागवत धर्म का हमें अभिलेखी साक्ष्य मिल जाता है यहाँ से, जिसे विदिशा में है, जिसे खान बाबा भी बोलते हैं, मतलब खान खंबा भी, बाबा खंबा के नाम से जाना जाता है। वो अभी भी वो स्तंभ लेख है, गरुड़ स्तंभ लेख है ना। तो हेलियोडोरस ने भागभद्र से प्रभावित होकर भागवत धर्म अपना लिया था तथा भागवत धर्म के सम्मान में विदिशा में गरुड़ स्तंभ भी स्थापित करवाया था। एंटीआलकिड्स का ये जो था वो राजदूत था, हेलियोडोरस। ठीक है, चलिए, यह भारत में भागवत धर्म प्रचार का पुराना साक्ष्य है, इसलिए इससे संबंधित प्रश्न पूछा है, और मध्य प्रदेश से संबंधित है तो आपके पास तो आने की संभावना है ही। यह भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है जिस पर प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लेख अंकित है। हेर्मियस या यूक्रेटाइटस वंश का अंतिम शासक था। हार्मियस या हेर्मियस इसका नाम है, ये इसी यूक्रेटाइटस जो वंश है उसका अंतिम शासक था। बस यहाँ से इतने प्रश्न पूछे जाने की आपसे संभावना है। अब यूनानी है, तो यूनानी संपर्क का प्रभाव, क्या प्रभाव रहा? नक्षत्र के द्वारा भविष्य देखने की कला। ये जो हम नक्षत्र के द्वारा भविष्य देखने की कला है, ये यूनानियों की ही देन है, भारत की देन नहीं है। ज्योतिष कला, सप्ताह के जो 7 दिन हैं वो यूनानियों से लिए गए हैं। विभिन्न ग्रहों के जो नाम लिए हैं वो यूनानियों से लिए गए हैं। ये सभी यूनान से ही आए हुए हैं। अब आपको जानकर हैरानी हो रही होगी। इंडो ग्रीक वंश, हमारे यहाँ क्या चलता था? ये जो 7 दिन है ना, हमारे यहाँ प्रहर चलते थे, पक्ष चलता था, जो आज भी चलता है ना, 15 दिनों का पक्ष होता था, इस तरीके से चलते थे। पर ये सप्ताह के 7 दिन वहां से आए हैं। इंडो ग्रीक वंश के शासकों का इतिहास पूर्णतः हमें सिक्कों से प्राप्त होता है। भारत में यूनानियों ने ही सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के जारी किए हैं। पहले के सिक्कों में लेख नहीं लिखे रहते थे, आकृतियां बनी होती थी, पर अब लेख भी लिखे जाने लगे, जिन पर एक ओर तो राजाओं की और दूसरी ओर देवताओं की आकृतियां भी अंकित हुआ करती थीं। यूनानियों के संपर्क के कारण भारत में हेलेनिस्टिक कला का प्रचलन प्रारंभ हुआ, जिसका आधार स्वरूप हमें गांधार कला में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? गांधार कला में। अब आ जाते हैं शक। कौन आ जाते हैं? शक, जिनको हम सिथियन भी कहते हैं। यूनानियों के बाद मध्य एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया। शकों की कुल 5 शाखाएं थीं, जिनमें से एक शाखा अफगानिस्तान निकल जाती है और 4 शाखाएं भारत में आती हैं। यह अपने आप को क्या कहते थे? तो क्षत्रप कहते थे। देखिए, शक जो है इनकी कुल मिला के 5 शाखाएं थी, तो एक तो निकल गई अफगानिस्तान, मान लीजिए ये हमारा भारत है, तो ये लोग यहां से आते हैं, तो यहां से एक शाखा इनकी अफगानिस्तान की हो गई और बाकी की जितनी शाखाएं थी, तो इस तरीके से ये जो 4 शाखाएं हैं वो भारत में आ जाती हैं। ठीक, एक मथुरा की तरफ हो जाते हैं, एक जो है वो मालवा गुजरात की तरफ हो जाते हैं, एक और हो जाते हैं जो उज्जैन की तरफ हो जाते हैं, और ये जो हो जाते हैं ये नीचे दक्षिण वाले हो जाते हैं, जिसमें नहपान हुआ करता है। क्लियर है? तो यहां पर उज्जैन तरफ हो गए, कुछ मथुरा तरफ हो गए, ये एकदम दक्षिण तरफ हो गए जहां नहपान हो गया, और एक ये थी जो सबसे लंबे वर्ष तक चली थी, जहां पर शक शासक रुद्रदामन था। ठीक है ना? 1 2 3 और ये 4। चलिए, हमने नक्शे से समझ लिया इसके लिए। अब इसको देखते हैं। तो देखिए, क्षत्रप प्रणाली की जो शुरुआत है वो तो ईरान से मानी जाती है, पर भारत में इसको लेके कौन आ रहे हैं?
भारत में लेके इसको शक आ रहे हैं। क्योंकि शक क्यों भारत में लेके आ रहे हैं, ये दरअसल ईरान से प्रभावित है। ईरान को यदि आप शुरुआत से देखेंगे तो भव्यता को ज़्यादा फोकस करता है वो। ईरान की ही कुछ प्रणालियों को किसने अपनाया था, फारसी प्रणालियों को बलबन ने। कुछ को क्या उसने बहुत अधिकतम अपनाया था, बलबन ने अपने पूरे राज दरबार में भव्यता को दिया है। जबकि इस्लाम धर्म में इस प्रकार से जो भव्यता है उसको आप लागू नहीं कर सकते, इसको सही नहीं माना जाता। पर फारसियों में ये सब चीज़ें थी, तो फारसियों से उसने देखा कि अंगरक्षक उसके साथ में चल रहे हैं और उसका जो बैठने का स्थान है वो अन्य लोगों के स्थान की अपेक्षा ऊंचा है, बहुत बड़े बड़े पर्दे लगे हुए हैं। तो इस तरीके से जो ईरानी जो प्रभाव है वो भारत में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो इस समय पे तो हमें शकों के रूप में देखने को मिल रहा है। उस टाइम जब हम मध्यकाल में आते हैं तो बलबन भी इसका प्रयोग करता है, तो याद रखिएगा। उत्तरी क्षत्रप, अब उत्तरी क्षत्रप को देखते हैं। तक्षशिला तथा मथुरा के शक शासक कहलाते थे उत्तरी क्षत्रप। पश्चिमी क्षत्रप कौन कौन से थे, तो ये थे नासिक के और उज्जैन के, है ना। तो एक तो तक्षशिला और मथुरा के हो गए, फिर नासिक और उज्जैन के शक शासक हो जाते हैं। तक्षशिला के शक शासक, थोड़ा इनको देख लेते हैं। भारत तथा तक्षशिला का प्रथम शासक कौन था, माउस था। बस इतना ही याद रखना है, कौन था, माउस था। माउस के उत्तराधिकारी थे एजेज प्रथम, एजिलेसेस तथा एजेज द्वितीय। क्लियर। मथुरा के शक शासक पे आ जाओ, तुरंत आ जाओ, बस इतना याद रखो कौन इसका शासक था, इतना याद करने में क्या समस्या है। मथुरा का प्रथम शासक था राजुल। कौन था, राजुल। जबकि अन्य महत्वपूर्ण शासक हुआ सोडास। जैन ग्रंथ कालका चार्य कथानक के अनुसार मथुरा के शक पहले रहते थे मालवा क्षेत्र में। अब इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, पहले कहाँ थे ये लोग, मालवा क्षेत्र में रहते थे, वही उज्जैन वाला क्षेत्र, जिन्हें 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने पराजित कर दिया और करने के बाद फिर एक संवत चलाया, जिसको हम किस संवत से जानते हैं, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। तो मालवा में पराजित होने के उपरांत भागकर वो कहाँ पहुंच गए, मथुरा आ गए। और इस विजय के उपलक्ष्य में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य के नाम पर 57 ईसा पूर्व में एक नवीन संवत, विक्रम संवत या मानव संवत की नींव पड़ी। विक्रम संवत की नींव पड़ी और यही शासक, अब जो विक्रमादित्य हैं, इन्हीं के नाम पर भारत में 14 व्यक्ति और भी विक्रमादित्य कहलाए, क्योंकि एक उपाधि बन गई। महान काम किया था, शकों को बाहर कर दिया था, है ना, किसी विदेशी को बाहर कर दिया, तो फिर ये चलती रही। और हम देखते हैं कुल मिलाकर 14 होते हैं। विक्रमादित्य का अर्थ होता है सूर्य के समान तेज वाला। भारत के इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। सबसे अंतिम विक्रमादित्य कौन था पता है, हेमू। आप विश्वास नहीं करोगे, इसी हेमू का जो युद्ध हुआ था वो किसके संग हुआ था, ये हेमू का युद्ध अकबर के साथ में हो रहा है, जिसे हम द्वितीय पानीपत का युद्ध कहते हैं, है ना। और जो हेमू है, ये हेमू 14वां विक्रमादित्य था। ये एक गुप्ता है, यानी एक व्यापारी है। उसके बावजूद कहते हैं कि इसने 22 युद्ध लड़े हैं और 22 युद्ध में एक भी ये हारा नहीं। तो आपको भी यदि किसी के समाज को देख के लगता होगा कि यार ये तो व्यापारी है, ये लड़ेगा कहाँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो लड़ाई के गुण होते हैं ना, ये व्यक्ति के अंदर होते हैं, कुछ भी कर जाने वाले। तो जाति और उनका धर्म ये मैटर नहीं करता। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आएंगे हेमू पर, जब हेमू पर आएंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। देखो हेमू ने किस तरीके से किया, लेकिन हालांकि बाद में वो हार जाता है। नासिक के शक शासकों को देख लेते हैं। नासिक के शक शासक स्वयं को छहरात वंश का भी कहते थे। नासिक का प्रथम शक शासक जो था वो था भूमक। नासिक का सबसे महत्वपूर्ण शासक था नेहपान। कौन था, नेहपान। नेहपान ने मालवा, गुजरात तथा महाराष्ट्र के बड़े भाग पर राज्य पर स्थापित कर लिया और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, किसने, सातकर्णी ने नेहपान को पराजित कर मार डाला था। इस बात की पुष्टि जोगलथंबी के सिक्के से होती है। जो जोगलथंबी वहाँ स्थान है, वहाँ पर जो सिक्के प्राप्त हो रहे हैं वहाँ से हो रही है। हुआ क्या है, उन्होंने उनके सिक्के पर, जोगलथंबी वाले जो सिक्के हैं तो थे किसके, नेहपान के थे। सातकर्णी जीत गए तो उन्होंने नेहपान की कुछ मोहरें वगैरह लगी थी, उन पर अपनी मोहर लगा दी। तो हमने कहा कि भैया ये जीते हैं तो इनके सिक्कों पर अपने नाम खुदवा लिए, तो इसका मतलब ये जीत गए होंगे। तो यहाँ पर सातकर्णी ने किसको हरा दिया है, नेहपान को हरा दिया है, इस बात को याद रखना। और यही सातकर्णी मतलब इसी का होगा एक गौतमी पुत्र, जो बलश्री होगा वो किससे हार जाएगा, इसी का, सातवाहन शासक का, वो वहाँ पर शक शासक रुद्रदामन से हार जाएगा। ठीक है ना। तो एक जगह पर तो ये जीत जाते हैं, यानी दक्षिण भारत में इनकी जो शाखा थी, किनकी शकों की, जो दक्षिण भारत वाली, वो तो हार जाती है, पर पश्चिम वाले जो शक होते हैं वो जीतते हैं। अभी आपको देखना, आगे पता पड़ेगा। अब देख लेते हैं उज्जैन के शक शासक। उज्जैन के शक शासक स्वयं को कर्दमक वंश का भी कहते थे। उज्जैन का प्रथम जो शासक था वो चष्टन था। कौन था, चष्टन था। उज्जैन का सबसे महत्वपूर्ण शासक था रुद्रदामन।
उज्जैन मालवा वाला क्षेत्र है, इसको आप लोग मालवा भी कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं है ना। मालवा, पहले एक एक ऐसे नाम तो हुआ नहीं करते थे, कोई जिले तो बटे नहीं थे पहले, पहले बड़े बड़े भूभाग से जाना जाता था। रुद्रदामन था। रुद्रदामन के ही जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी से पता चलता है कि इस समय जूनागढ़ का जो राज्यपाल था वो था सुविशास्क। कौन था? सुविशास्क, तथा जिसने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। इसी रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को 2 बार पराजित किया था। कितनी बार कर दिया था? 2 बार पराजित। तो ऊपर वाले जो शक शासक थे मालवा वाले, उनसे तो सातवाहन हार रहे हैं, पर नीचे वाले को सातकर्णी ने हरा दिया था, इसको जरूर याद रखिएगा। मालवा के शकों में अंतिम शासक था रुद्र सिंह तृतीय। अब ये हार जाएगा, किससे हार जाएगा? ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय से हार जाएगा। यहाँ द्वितीय लिख लेना, हालांकि चंद्रगुप्त एक ही है ना। चंद्रगुप्त, इनका पूरा नाम पहले नाम था चंद्रगुप्त। जब इन्होंने भी शकों को हराया, किसको? इसी रुद्र सिंह तृतीय को हरा दिया, तो फिर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और कौन सा विक्रमादित्य? दूसरे नंबर का। एक विक्रमादित्य तो वो बनी गए जो 58 ईसा पूर्व वाले थे, तो ये हो गए, ठीक है ना। चलिए, पहली बार मालवा क्षेत्र में इन्होंने फिर व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए थे। कौन सी शैली के? व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के। चलिए आगे चलते हैं। पहलव या पर्थियन, इनके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। पहलव या पर्थियन मूलतः पर्सिया यानी ईरान के निवासी थे। वे ईरान के मध्य एशिया तथा मध्य एशिया से भारत आए। मिथ्रेडेटस मध्य एशिया में प्रथम पहलव साम्राज्य का संस्थापक था। एक इस नाम को याद रखना है हमको, मिथ्रेडेटस। गोंडोफर्नीज भारत का सबसे महत्वपूर्ण पहला शासक था। उसकी राजधानी तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला थी। इनकी उपाधियां थीं देवव्रत एवं त्राता थी। गोंडोफर्नीज का खरोष्टी लिपि में तख्ते वही अभिलेख पेशावर जिले से प्राप्त हुआ है। किसका है? गोंडोफर्नीज का। तख्ते वही, इसको याद रखिएगा, ये आ जाता है ना। तख्ते वही, तख्ते वही या ताकते वही। गोंडोफर्नीस के ही शासनकाल में प्रथम शताब्दी में सेंट थॉमस भारत आए, जिनकी तमिलनाडु में हत्या कर दी। गए होंगे तमिलनाडु घूमने उन लोगों ने सोचा होगा कि ये कौन आ गया अजीब टाइप का, क्योंकि पहले के तो जो व्यक्ति थे, अब उन लोगों ने पूरे देश समाज को तो देखा नहीं। आज तो हम पहले ही देख लेते हैं अमेरिका में कैसे लोग होते हैं। उन लोगों ने निपटा दिया। इस प्रकार भारत में ईसाई धर्म का आगमन प्रथम शताब्दी में हुआ। ये इस बात के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग सोच रहे होंगे कि ईसाई बाद में आए हैं, जैसे कि जब वास्को डी गामा भारत आ रहे है ना, तब उसके बाद आगमन हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईसाई प्रथम शताब्दी में ही आ गए हैं। कुछ लोग ज़्यादा समझदार होंगे तो कहेंगे नहीं सर, ये तो अकबर के समय में भी आ रहे थे, है ना, ये वो तमाम तरीके की बातें। तो एक बात याद रखना, प्रथम शताब्दी में सेंट थॉमस आ चुके हैं, पर इनको मार दिया गया। चलिए अब आ जाते हैं कुषाण वंश पर। सबसे लंबी शाखा यही रही, कुषाण। ये कौन थे? कुषाण दरअसल पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। लगभग 165 ईसा पूर्व में पश्चिमी चीन से खदेड़े जाने के बाद कुषाणों की एक शाखा बैक्ट्रिया अफगानिस्तान चली गई थी, जबकि दूसरी शाखा जो है वो तिब्बत की ओर चली गई। दूसरी शाखा ने ही भारत पर आक्रमण कर यहाँ कुषाण साम्राज्य की स्थापना की। किसने? दूसरी शाखा ने। कुजल कटफिसस भारत का प्रथम कुषाण शासक था। याद रखना, कुजल कटफिसस, बिम कटफिसस और कनिष्क, तीन ही हैं। तीन ही के बारे में याद करना है, सबसे ज्यादा कनिष्क के बारे में याद करना है। यहाँ पर कनिष्क इतना महान है कि ऊपर के 2 शासकों के बारे में प्रश्न ही नहीं पूछे जाते, वो कनिष्क से ही प्रश्न पूछते हैं। तो कुजल कटफिसस भारत में कुषाण राज्य का संस्थापक था, जिसने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसके द्वारा तांबे के सिक्के चलाए गए थे, जो कि यूनानी और खरोष्टी लिपि में अंकित हैं। किसमें? यूनानी और खरोष्टी लिपि में अंकित हैं। बिम कटफिसेस ने तक्षशिला तथा पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। बिम कटफिसेस को भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संस्थापक कौन हो गया? कुजल कटफिसेस। वास्तविक कौन हो गए? बिम कटफिसेस, क्योंकि आ जाने के बाद में फिर आसपास का राज्य भी ले लिया। इसके सोने तथा तांबे के सिक्के, इसने जो है सोने और तांबे के सिक्के चलाए हैं, जिसमें यूनानी और खरोष्टी लिपि में लेख अंकित है। इसके सिक्कों पर शिव हैं, नंदी हैं, त्रिशूल हैं, इन सभी की आकृति है, महेश्वर की उपाधि अंकित है। तो ये सब क्या बता रही हैं? ये सब ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये शैव धर्म से प्रभावित है। इससे ज्ञात होता है कि इसकी आस्था जो है वो शैव धर्म में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कनिष्क आ गए 78 से 105 ईसा पूर्व। 78 से 105 ईसा पूर्व। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। द्वितीय राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी। कनिष्क की उपाधियां देवपुत्र, पागी शाहीनुशाही थी। पागी शाहीनुशाही।
कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में, जो भारत में शक संवत का सूचक है। भारत में किसका सूचक है दोस्तों? शक संवत का सूचक है। कनिष्क ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसका साम्राज्य भारत के साथ साथ मध्य एशिया तक विस्तृत था। मध्य एशिया तक विस्तृत था। मैं एक बार थोड़ा नक्शे में आपको बता दूं जो कनिष्क का शासन है। ये जो ऊपर वाला पूरा बेल्ट था ना, ये ऊपर वाला बेल्ट इस तरीके से, ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं कनिष्क के ही शासनकाल में था। यहाँ तक, यानी ये वाली सीमा तक, ये पूरा शासन उसी का था। ठीक है ना, कनिष्क का था। तो 78 ईस्वी में हुआ, जो कि अब यहाँ तो हिमालय आ जाता है, तो अब कुछ लोग कहने लगेंगे सर यहाँ तो हिमालय आ गया। तो हिमालय में नहीं, मतलब यहाँ के आसपास में आप लोग समझ जाइएगा। 78 ईस्वी में हुआ, जो भारत में शक संवत का सूचक है। कनिष्क ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसका साम्राज्य भारत के साथ साथ मध्य एशिया तक विस्तृत था। श्री धर्मपिटक निदान सूत्र से ज्ञात होता है। किससे? श्री धर्मपिटक निदान सूत्र से, कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र और अद्भुत मुर्गा प्राप्त किया था। क्या क्या प्राप्त किया है? बुद्ध जी का अद्भुत मुर्गा और भिक्षा पात्र। किसका? अश्वघोष, बुद्ध का। अब देखिए, कनिष्क के समय में ही कश्मीर के कुंडल वन में, कहा? कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई। कल अपन ने 4 बौद्ध संगतियों की चर्चा कर ली थी। अब यहाँ पर मैं नहीं करूंगा, उन क्लासों को देखोगे तो आप समझ जाओगे, बार बार उनकी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, कर चुके थे अपन। का आयोजन हुआ। कनिष्क महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ये बात अब आप लोग समझ लेना, महायान संप्रदाय का। मान लीजिए भविष्य में आप लोग, हाँ भविष्य में क्या, इसके बाद ही जब मेंस देंगे तो आप लोग एथिक्स में ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी, हीनयान महायान बहुत डीपली आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तब आप लोगों को परेशानी जाएगी। इसीलिए मैं पहले ही बताता जाता हूँ। कनिष्क के समय ही गांधार कला और मथुरा कला शैली का जन्म हुआ। किस किस का जन्म हो रहा है? गांधार कला, मथुरा कला, इन दोनों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर थे, गांधार कला में जो थे वो सिलेटी पत्थर थे। सिलेटी पत्थर नॉर्मल लाल पत्थर से चमकीला होता ही है। और जो गांधार कला है वो कहीं ना कहीं वहाँ के भगवानों से प्रभावित है। कहाँ के? यूनान के। तो उनके समान बुद्ध को बताया गया है, जबकि मथुरा शैली में देसी भाषा ज़्यादा आ जाती है। इस तरीके के कम से कम 8-9 है इनमें अंतर। जब आएंगे अंतर पे तो अंतर पे चर्चा करेंगे। चलिए, कनिष्क ने पुरुषपुर में एक विशाल संग्राम निर्मित करवाया था, जिसमें कनिष्क चैत्य भी कहा जाता है। इसका निर्माण एवं यवन वास्तुकार अंगिलस को माना जाता है या अगिलस को माना जाता है। कनिष्क चैत्य का ये पूछा जाता है, कहाँ करवाया था? पुरुषपुर में। पुरुषपुर में। कनिष्क के शासनकाल में तक्षशिला में चीर तोपे स्तूप तथा बमियान में बौद्ध प्रतिमा का निर्माण भी हुआ। कौन सा? ये याद रखना, चीर तोपे स्तूप, इसको हटा दीजिए, और बामियान, बामियान में बौद्ध प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में ही रोमन परंपरा के अनुरूप मृत शासकों के मूर्ति की पूजा की जाती थी, जो आगे चलकर ये परंपरा बन गई। जो मृत शासक थे, जो आज हम भी भारत में देखते हैं, सब लोग अपने अपने घरों में फोटो वगैरह लगा लेते हैं मृत शासकों की। यदि आप कोई बहुत अच्छे विचारशील जो पंडित जी वगैरह होंगे उनसे पूछेंगे तो वो मना कर देते हैं इसको। वो कहते हैं नहीं भैया, जो पुराने व्यक्ति हैं उनकी फ़ोटो वगैरह नहीं लगाना चाहिए। पर लेकिन चूंकि बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि फ़ोटोएँ उनकी लगी होती हैं, तो ये हमने कहाँ से लिया है? कुषाणों से लिया हुआ है। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला में सिरकत नामक नगर बसाए। इसके अलावा ये परंपरा आप आगे भी देखने को देखते हैं। जब मूलराज द्वितीय की बात आती है, किसकी? मूलराज द्वितीय की। गुजरात का सोलंकी वंश का शासक है। तो वो भी अपने जितने भी पूर्वज थे उन सभी को हाथियों पर बिठालते हैं। मतलब वो तो सब खत्म हो गए हैं, उनकी मूर्तियां हाथियों पर ऐसे बिठाल के और एक भव्यता को दिखाना चाहते हैं कि भैया मैं अपने पूर्वजों को कितना मानता हूँ। तो ये पूरी की पूरी परंपराएं कुषाणों से आई हुई हैं। कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी तथा भारतीय देवताओं का अंकन हमको देखने को मिलता है। साथ ही इन सिक्कों पर सूर्य हो गया, है ना, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, से बुद्ध जयंती की आकृतियां भी अंकित हैं, बुद्ध की हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, ये सब। कनिष्क की राज्यसभा में 9 विद्वान रहते थे। देख लीजिए कौन कौन है, जिन्हें नवग्रह भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख थे पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन। ये वो नागार्जुन है जिन्होंने शून्यवाद दिया या माध्यमिका सूत्र दी है। ठीक है, मैं लिख देता हूं शून्यवाद और माध्यमिका सूत्र। ये बहुत प्रचलित हुए। इनकी तो बात ही अलग है, माध्यमिका सूत्र, ये शून्यवाद की।
यही शून्यवाद जब बहुत ज़्यादा भारत में बढ़ने लगा था, इसी समय पर फिर कुछ समय के बाद में हम देखते हैं कि अद्वैतवाद आता है, जिसको आदि शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब हो जाते हैं चरक। एक चरक, इन्होंने चरक संहिता लिखी है जो आयुर्वेद पे संबंधित है। कनिष्क का पुरोहित जो था वो था संघरक्षक। कौन था? संघरक्षक। इसको भी याद रखिएगा। तो ये व्यक्ति आ जाते हैं, पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और संघरक्षक। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था या अंतिम महान सम्राट था। कौन था? वासुदेव। कुषाणों के पतन के पश्चात ईरान में संसानी वंश तथा भारत में नागभर शिव वंश के राजाओं ने स्थापित कर लिया है ना। इन लोगों ने अपना जो पूरा शासन था वो कर लिया। नागभर हो गए, वहाँ पर ईरान में कौन हो गए? संसानी वंश हो गए। तो इस प्रकार से जो अलग अलग वंश थे वो आ गए जब कुषाण वंश अपना पतन पर आ जाता है। कुषाण शासकों ने चीन से रोम तक जाने वाले सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था तथा मध्यस्थ की भूमिका में आर्थिक लाभ प्राप्त करते थे। एक बैरियर लगा लिया था इनने कि भैया यहाँ से यदि रेशम जा रहा है तो टैक्स हमको दो। तो उनके पास में भारी मात्रा में धन आ गया था। फिर धन का इन्होंने क्या किया है, चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के, जो सोने के सिक्के हैं वो यहीं से प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक तो गुप्त काल से प्राप्त होते हैं, पर शुद्ध जो अगर आ जाता है तो आप फिर वहां पर कुषाण लगा लेंगे। और सर्वाधिक तांबे के भी सिक्के, सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी यहीं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो शुद्ध सोने के सिक्के और शुद्ध तांबे के सिक्के सर्वाधिक यहीं से प्राप्त होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मौर्योत्तर काल में भारतीय शासक, इनको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले ही अपन आ जाते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में क्रमशः शुंग है, कण्व है, सातवाहन है, वाकाटक वंश के ब्राह्मण जाति के शासकों ने अपना जो साम्राज्य है वो स्थापित किया। शुंग वंश 185 से लेकर 75 ईसा पूर्व, 185 से लेकर 75 ईसा पूर्व। चलिए देखते हैं। शुंग मूलतः उज्जैन के निवासी तथा ब्राह्मण जाति के थे। इस वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, जिसने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर राजगद्दी को प्राप्त किया। पुष्यमित्र शुंग 185 से 149 ईसा पूर्व तक रहे। पुष्यमित्र की राजधानी पाटलिपुत्र थी और उसकी जो उपाधि थी वो सेनानी की थी। वो अपने आप को सेनानी कहता था, शासक के रूप में अपने आप को इंगित नहीं करता है, शासक के सेनापति के रूप में करता है। इसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में पंजाब तक था। यानी एक बार यदि मैं बना दूं यहां पर मैप तो आप समझना। ये हो गया हमारा हिमालय और ये हो गया नीचे हमारा बरार और ये हो गया यहाँ पंजाब और ये हो गया यहाँ बंगाल। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो साम्राज्य था वो इसी के अंडर में था। इन दोनों को भी समझ लीजिएगा। विदर्भ युद्ध 184 ईसा पूर्व, एक विदर्भ युद्ध है। तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में विदर्भ महाराष्ट्र के शासक यज्ञसेन ने, एक युद्ध है, यज्ञसेन ने, किसने? यज्ञसेन ने अपने चचेरे भाई माधव सेन को बंदी बना लिया था। माधव सेन पुष्यमित्र शुंग के पुत्र तथा विदिशा के राज्यपाल अग्निमित्र का जो था वो मित्र था। अग्निमित्र की कहानी आएगी मालविकाग्नि मित्रम, कालिदास के द्वारा रचित एक ये जो है ग्रंथ है और ये मालविका और अग्निमित्र पर है। ये अग्निमित्र इसी शुंग वंश का एक शासक है। ठीक है, तो अग्निमित्र था। अग्निमित्र के आदेश पर उसके सेनापति वीरसेन ने विदर्भ पर आक्रमण कर वहां के शासक यज्ञसेन को पराजित किया। विवश होकर यज्ञसेन को अपने राज्य का एक हिस्सा माधव सेन को देना पड़ा। यज्ञसेन तथा माधव सेन की राज्य की सीमाएं वर्धा नदी द्वारा विभाजित होती थी। दोनों ने पुष्यमित्र शुंग की प्रभु सत्ता को स्वीकार कर लिया। कहानी आप लोगों को पढ़ के ही समझ में आ गई होगी। पुष्यमित्र शुंग के समय में ही यवन आक्रमण भारत में होने लगते हैं। वही यवन आक्रमण जो अपन ने पढ़े हैं। तो उस समय पर पुष्यमित्र शुंग भारत में है। ये चीजें समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप? ऐसा तो नहीं मैं कथा सुनाता जा रहा हूं और आप बढ़िया सुनते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। चीजों को जोड़ना सीखिए। हिंद यवन जब वहां से आक्रमण कर रहे हैं तो यहाँ केंद्र में कौन है? पुष्यमित्र शुंग है।
जिसमें पहला आक्रमण डेमेट्रियस के नेतृत्व में, अभी अपन ने इनको पढ़ा था ना, तथा दूसरा आक्रमण मिनांडर के नेतृत्व में होता है। वही मिनांडर जो नागसेन से मिला था। गार्गी संहिता के अनुसार यवन जो है वो मथुरा, पांचाल, साकेत को जीतते हुए कुसुम ध्वज तक आ गए थे। तो अब जब यवनों का आक्रमण भारत पर हो रहा है तो इन लोगों ने जीतते हुए ये लोग आगे तक आ रहे हैं, तो ऐसी जानकारी हमको गार्गी संहिता में मिलती है। कहाँ मिलती है? गार्गी संहिता में मिलती है। अब देखिए, महाभाष्य के अनुसार यवनों ने माध्यमिका तथा साकेत का घेरा भी डाला था। ये जो महाभाष्य है पातंजलि का, वो कहता है कि यवनों ने माध्यमिका और साकेत का घेरा भी डाला था। माध्यमिका उस समय चित्तौड़ को कहा जाता है, तो वो नीचे तक भी आ गए। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। अभी मैंने बताया था आपको। धनदेव के अयोध्या विलेख से धनदेव पुष्यमित्र शुंग का मंत्री है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, और बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क भी बताया गया है। उन्होंने कहा है कि पुष्यमित्र शुंग ने उस समय ऐसी घोषणा कर दी कि जो मुझे एक बौद्ध बिच्छू का सिर ला कर देगा उसे मैं 1000 दिनार दूंगा। तो इस तरीके की बातें हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, उसने तो जबकि कईयों स्तूप बनवाए भी हैं और कईयों स्तूप का संवर्धन भी करवाया है। अभी कहानी पता पड़ेगा आपको। पुष्यमित्र शुंग ने सांची में 2 स्तूपों का निर्माण करवाया एवं सांची का महास्तूप में काष्ठ वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका का निर्माण करवाया और भरहूत सतना स्तूप का निर्माण भी करवाया। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जो था वो अग्निमित्र हुआ। कौन हुआ? अग्निमित्र। मालविकाग्नि मित्रम नाटक, ये मालविकाग्नि मित्रम है, याद रखिएगा। मालविकाग्नि मित्रम ये जो नाटक है जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है, यह वही अग्निमित्र और मालविका के प्रणय का ग्रंथ है। जब अपन इस पर आएंगे तो चर्चा करेंगे। जब कालिदास पर आएंगे ना, जब उनके साहित्य को पढ़ेंगे तो मैं एक एक कहानी को उठाऊंगा और एक एक कहानी में क्या क्या है आपको इतने अच्छे से बता दूंगा कि आप उसकी कृति को कभी भूलेंगे ही नहीं। आज तक आप पढ़ रहे होगे, रट रहे होगे कि यार कालिदास ने मेघदूतम लिखी, है ना, और फिर कई मालविकाग्नि मित्रम लिखी, रघुवंशम लिखी, भूल गए, दूसरा कभी आए तो भूल गए। अब मैं कुछ ऐसी कहानियां बता दूंगा कि आप उनको भूलेंगे ही नहीं। पर जब अपन उसमें आएंगे तब चर्चा करेंगे। वो आपके साहित्य में है ना, इसमें नहीं है, साहित्य में है। यहाँ खाली ये जान लीजिए कि ये जो कृति है वो कालिदास की है। और कालिदास किसके समय में है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में है ना। अब इसके बाद गुप्त काल आएगा तब देखेंगे। भागभद्र शुंग वंश का नया शासक था। इसके बाद बना अग्निमित्र के बाद। भागभद्र के ही विदिशा दरबार में अब भी अपन ने पढ़ा एंटियालकिट्स का शासक हेलियोडोरस। ठीक, इंडो ग्रीक शासक एंटियालकिट्स ने हेलियोडोरस नामक राजदूत भेजा था जिसने भागवत धर्म को स्वीकार किया। अब देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। इसके ब्राह्मण वासुदेव ने इसकी हत्या कर कर्ण वंश की स्थापना की थी। ये कर्ण वंश है दोस्तों, है ना, कर्ण वंश। ठीक है, कर्ण वंश की स्थापना की। इस वंश का नया जो शासक वंश की स्थापना की। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कर्ण वंश पर। ये आ गया कर्ण वंश। 75 ईस्वी से 300 ईसा पूर्व, 75 ईस्वी से 330 ईसा पूर्व कर्ण वंश के शासक भी ब्राह्मण थे। कर्ण वंश में कुल 4 शासकों के नाम हमको प्राप्त होते हैं। एक है वासुदेव, एक है भूमिमित्र, एक है नारायण मित्र, एक है सुशर्मन। बस इतना ही याद रखना है। कहो तो आप याद नहीं रखो, बस इतना याद रखो, वासुदेव पहले थे, फिर उसके बाद सुशर्मन थे। एमपीपीएससी के हिसाब से कोई और बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चारों जरूर याद रखना, बिल्कुल मत भूलना, आते हैं। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या सिमुक ने कर वहां सातवाहन वंश की स्थापना की। इस प्रकार शुंग वंश तथा कर्ण वंश को शासन सत्ता हत्या के द्वारा प्राप्त हुई और इन दोनों की सत्ता का अंत भी हत्या के द्वारा ही हो गया। अब शुंग वंश समाप्त, कर्ण वंश समाप्त। अब कौन आ जाएगा भैया? सातवाहन वंश आ जाएंगे। सातवाहन वंश के बाद आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। तो ये तो हो जाएगा हमारा मौर्य काल के शासक, यानी उनकी विशेषताएं और घटनाएं। फिर मौर्य काल में क्या शासन रहा, सबका थोड़ा थोड़ा प्रशासन रहा, है ना, और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं हम दूसरी क्लास में देखेंगे। चलिए, सातवाहन वंश की प्रारंभिक राजधानी धान्य कटक या अमरावती थी। क्या थी? धान्य कटक या अमरावती थी। बाद में स्थायी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन हो गई। सातवाहन वंश के शासक भी ब्राह्मण थे। पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया है, जबकि अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा गया। इसलिए इस वंश का नाम आंध्र सातवाहन वंश पड़ा। ठीक, सातवाहन वंश का साम्राज्य महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में था। कहाँ था? महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में। ये वाला जो क्षेत्र है, इसको जो देखते हो, ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में रहा। ठीक है,
और यहीं पर फिर कुछ इनके बाद जो आएंगे तो फिर वो वाकाटक आ जाएंगे जब ऊपर गुप्त काल आएगा। तो अभी तो सातवाहन है, तो यहाँ तो जब इन लोगों ने सातवाहन ने ऊपर वालों को हरा दिया, कर्ण को हरा दिया, तो इनका जो शासन है फिर कुछ समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं, ऊपर और नीचे रहा। लेकिन चूंकि ये यहाँ पर जा नहीं पाते थे, रहते यहीं पर थे, क्योंकि आवागमन के साधनों की कमी है, तो अधिकतम प्रभाव इनका इसी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। सातवाहन वंश का साम्राज्य महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में था। मौर्योत्तर काल में सातवाहन वंश पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के शासकों की वंशावली प्राप्त होती है। याद रखिएगा, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण भी माना जाता है और सातवाहनों की जानकारी मिलती है। इसी मत्स्य पुराण से हमें सर्वप्रथम लिंग पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिल जाते हैं? लिंग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, लिंग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए, 18 पुराणों में सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है जो इसमें है, तो सर्वप्रथम लिंग पूजा का उल्लेख भी मिलता है। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। सिमुक के समय राजधानी महाराष्ट्र स्थित धान्यकटक में थी, अभी बदलेगी, धान्यकटक में थी। सातकर्णी प्रथम के समय राजधानी महाराष्ट्र स्थित प्रतिष्ठान में स्थापित की गई। अब क्या बन गई भैया? तो प्रतिष्ठान बन गई, पहले धान्यकटक थी। सातकर्णी प्रथम का जो विवाह है वो नागनिका से हुआ। किससे हुआ? नागनिका से, जो भागवत धर्म की अनुयायी थी। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, 1 राजसूय यज्ञ किया। इसका मतलब क्या है, आप लोग समझ रहे हैं? ये यज्ञ से मतलब ये होता है कि वो जो राजा है जो यज्ञ करवा रहा है वो कोई नॉर्मल राजा नहीं है, वो शक्तिशाली राजा है। एक तो यज्ञ करवाने में इतना तगड़ा खर्चा आ रहा है, और जो इन खर्चों को पूरा कर पाएगा तो इसका मतलब धन से मजबूत तो है ही, और वो शक्ति से भी मजबूत है, क्योंकि ये इस प्रकार से यज्ञ हर कोई वहां करवा नहीं सकता था। यज्ञ करवाने का मतलब ये 2 अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा छोड़ दिया, घोड़ा जा रहा है दौड़ता दौड़ता दौड़ता, कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अंतिम रूप से घोड़ा आ जाएगा वापस, फिर उसी घोड़े की आहुति देते हैं, फिर उसी घोड़े को बांट दिया जाता है सब में। इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। और राजसूय यज्ञ उनकी शक्ति का परिचायक है, मतलब राजा बन गए अब आपकी शक्ति का परिचायक है कि भैया ठीक है, अब ये सब जगह बात हो जानी चाहिए कि हमने राजसूय यज्ञ कर लिया। तो इसीलिए जब ये बातें आती हैं राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, तो आप लोग समझ जाया करिए कि वो महान शासक है, जिसकी जानकारी हमें नागनिका के नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे? नानाघाट अभिलेख से ये जानकारी मिल रही है। इसी नानाघाट अभिलेख में भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, मौर्य काल में हम नहीं देखते कि किसी ने किसी को भूमि दी हो। अब भूमि दान का उल्लेख मिल गया। अब इसी भूमि दान की वजह से भारत में सामंती व्यवस्था आने लगेगी। सामंती व्यवस्था का मतलब है लोगों को वेतन नहीं दिया जाएगा, भूमि दे दी जाएगी। तो भूमि पर फिर उनका पूरा का पूरा वंश हो जाएगा, मतलब कि उनका वंश का मतलब है कि वो भी हैं, फिर उनके पुत्र भी हैं, फिर वो, तो यहीं से धीरे 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 सामंती व्यवस्था आ जाएगी, जो आगे चलकर जमींदारी व्यवस्था में बदल जाती है। आज भी आप लोग देखते हो गांव में भैया जमींदार हैं ये सब। तो इस प्रथा का शुरुआती जो दौर है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है? भूमिदान का। भूमिदान का हमें जो प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है वो इसी नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। गुप्त काल में तो ये बहुत बढ़ जाएगी, गुप्तोत्तर काल में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लीजिए भैया भूमि, वेतन नहीं देते थे, भूमि दे दी, ये भूमि है वेतन के रूप में, आप इससे अपना वसूल करते रहे। फिर उसी भूमि पर वो मालिक भी बन गए हैं। धीरे धीरे जब राजा कमजोर पड़ता था तो वही वहाँ पे उनके खिलाफ में क्या बोलते, विद्रोह कर देते थे, बगावत कर देते थे। चलिए, सातकर्णी, इसी व्यवस्था को फिर इक्ता प्रथा के द्वारा समाप्त किया जाता है या अंकुश लगाया जाता है। इक्ता प्रथा में क्या होता था कि जो इल्तुतमिश था उसने अपना आदमी वहां रख दिया, इल्तुतमिश ने अपना आदमी रख दिया, और आदमी ट्रांसफरेबल था, मतलब कि एक व्यक्ति यहाँ है गड़बड़ करेगा तो इसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे। तो वो डरता रहता था कि भैया जितना यहाँ से आय होनी है वो दे दो, अगर यहाँ से अलग कर दिया तो कहीं ऐसा नहीं हो जंगलों में पटक दें। तो वो एकता व्यवस्था थी, वो सामंती व्यवस्था पर अंकुश लाने के लिए थी। चलिए आगे चलते हैं। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु होने के पश्चात उसके पुत्र अल्पवयस्क थे, छोटे थे, अतः नागनिका ने संरक्षिका के तौर पर शासन किया। इस प्रकार नागनिका का भारत की प्रथम महिला शासिका थी। कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान है, पर भारत की यदि आ जाए तो प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी नागनिका। कौन थी? नागनिका, भारत की। ठीक है, या आ जाए प्राचीन भारत की, भारत की या प्राचीन भारत की, प्राचीन भारत की, या सातवाहन वंश की।
चलिए आगे चलते हैं। हाल सातवाहन शासक ने गाथा सप्तशती नामक श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य की रचना की है। अब सातवाहनों में ही एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है हाल सातवाहन या कहीं कहीं हाला सातवाहन, इन्होंने ही गाथा सप्तशती लिखी है। तो ऐसे याद रखना, हाल हैं, इनके हाल शायद बेहाल थे, इस वजह से इन्होंने अपनी गाथाएं लिखी हुई हैं। तो ऐसे भी आप लोग इसको याद कर सकते हो, ठीक है। जिसमें हाल की प्रेम कथाओं का वर्णन है। अब प्रेम कथाएं तो हाल के रूप में होती हैं। इन्हीं के शासनकाल में गुणाढ्य ने, अब एक व्यक्ति थे गुणाढ्य, उन्होंने प्राकृत भाषा में बृहत कथा कोश, ये बार बार पूछा जाता है, बृहत कथा कोश नामक ग्रंथ लिखा है। सातवाहन वंश के शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी पे आ जाते हैं, 106 से 130 ईस्वी तक है। यह सातवाहन वंश का महानतम शासक था। इसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था का रक्षक और क्षत्रियों का दर्प करने वाला कहा गया है। ये उपाधियां हैं इसकी, जितनी भी आप ग्रीन ग्रीन से देख रहे हैं, ये सब उपाधियां हैं किसकी? गौतमी पुत्र सातकर्णी की। ये महान शासक था। नासिक प्रशस्ति इसी की है और इसी के अनुसार गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़े 3 समुद्र में पानी पिया करते थे। यानी आप भारत को देखते हैं तो इस तरीके से है ना भारत। ये मान लीजिए ये भारत है, तो जब हम इस भारत में देखते हैं तो यहाँ एक समुद्र हो गया, ये दूसरा समुद्र हो गया, ये तीसरा समुद्र हो गया। इन तीनों समुद्र के में उसके घोड़े जो है पानी पिया करते थे। तो क्या मतलब है? यहाँ पूरे में उसका शासन था, ठीक है। तो सातकर्णी के घोड़े तीनों समुद्र में पानी पिया करते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक वंश के शासक नेहपान को पराजित कर मार डाला था। ये कहानी मैंने आपको शुरुआत में बता दी थी। अब वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार पराजित कर दिया। यहां पर मैंने ये भी बताया था, किंतु रुद्रदामन ने फिर अपनी पुत्री का विवाह सातवाहन वंश में कर मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के समय अमरावती में बौद्ध स्तूपों का निर्माण हुआ। किसका? बौद्ध स्तूपों का निर्माण हुआ वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के समय। तो ये सीधा प्रश्न आता है, अमरावती कला का संबंध किस शासक से है? तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। यज्ञ श्री सातकर्णी की बात आ जाए, सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसके सिक्कों पर जलयान का चित्रांकित है, यानी कि जलयान का इसके सिक्कों पर, जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है। पुलमावी चतुर्थ इस वंश का अंतिम शासक था। इसके पश्चात सातवाहन वंश के साम्राज्य का विघटन हो गया। विदर्भ क्षेत्र में वाकाटक वंश, दक्षिणी महाराष्ट्र में अभीर वंश, आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश तथा कुंतल में कदम्ब वंश के राजाओं ने अधिकार स्थापित कर लिया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो थे वाकाटक वंश के शासक। कौन थे? वाकाटक वंश के शासक। अब इसको देख लेते हैं। वाकाटक वंश की राजधानी कौन सी थी? तो नंदीवर्धन नागपुर थी तथा राज चिन्ह इनका था गंगा। वाकाटक वंश के शासकों के सिक्कों पर गंगा की आकृति अंकन है। यह लोग ब्राह्मण थे। वाकाटक वंशों के शासकों ने कुल 200 वर्षों तक शासन किया था। कितने? 200। अजंता की गुफा संख्या 9 एवं 10 वाकाटक काल से ही संबंधित है। याद रखिएगा 9वीं और 10वीं। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश का संस्थापक था, जबकि प्रवर सेन वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने 4 अश्वमेघ यज्ञ कराए। अभी तक देखिए इतने यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ किसी ने कराए? किसी ने नहीं। तो इसने 4 अश्वमेघ यज्ञ कराए हुए हैं। समुद्रगुप्त जब दक्षिण भारत के अभियान पर निकलता है, उत्तर भारत के राजाओं को तो हरा दिया, जब दक्षिण भारत की ओर आता है तो वो वाकाटक कहाँ पर है? यहाँ पर है। आप इनकी शक्ति का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं, जब यहाँ पर गुप्त आ जाएंगे, गुप्ता लोग आ जाएंगे, यानी कि तो यहाँ पे समुद्रगुप्त है, तो समुद्रगुप्त जब अभियान पे निकलेगा तो उत्तर भारत को तो हरा देता है, उसे दक्षिण भारत भी तो जीतना है। तो वो ना यहाँ से आने का प्रयास करता है, यहाँ से विंध्य के जंगलों से होता हुआ यहाँ पर आता है वो दक्षिण भारत। वो इस वाले क्षेत्र को टच नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि वाकाटक जैसे शक्तिशाली लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो आता ही नहीं है यहाँ से, वो यहाँ से घूम कर जाता है। बाद में फिर इन वाकाटकों से चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्ती करता है, वो भी इनको छेड़ता नहीं, इनसे दोस्ती करता है और वैवाहिक संबंध स्थापित कर फिर ये लोग एक हो जाते हैं।
चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो विंध्य शक्ति वाकाटक वंश का संस्थापक था, जबकि प्रवरसेन वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ किया। रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात प्रभावती गुप्त ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया। प्रवरसेन द्वितीय ने प्राकृत भाषा में सेतुबंध नामक पुस्तक की रचना की। किसकी रचना की है? सेतुबंध नामक पुस्तक की रचना की। आती है दोस्तों ये, जिसमें श्री राम की लंका विजय का उल्लेख हमको मिलता है। पृथ्वीशेन द्वितीय वाकाटक वंश की मुख्य शाखा का अंतिम शासक था। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वाकाटक वंश की जो मुख्य शाखा है उसका विभाजन वत्सगुल्म शाखा में हो गया। अब वत्सगुल्म वंश का संस्थापक था सर्वसेन प्रथम, जो प्रवरसेन का प्रथम पुत्र था। सर्वसेन प्रथम ने प्राकृत भाषा में हरि विजय नामक ग्रंथ की रचना की। किसकी रचना की? हरि विजय। अब उस समय कुछ और वंश थे, उनको देख लेते हैं, जैसे कि अभीर वंश, ये छोटे छोटे हैं। इस वंश का संस्थापक ईश्वर सेन था, जिसने 248 से 249 ईस्वी तक लगभग कलचुरी चेदी संवत की स्थापना की। अभीर वंश का शासन 4वीं शताब्दी ईस्वी तक चलता रहा। ये अभीर वंश जो है ये आपके इतिहास में आ चुका है दोस्तों, ये आपके मेंस में एक टॉपिक के रूप में है, याद रखिएगा अभीर वंश, क्योंकि ये कलचुरी चेदी वंश से भी संबंधित है, संवत इन्होंने चालू किया था। अब आ जाता है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश की राजधानी थी नागार्जुन कोंडा, ये भी आपके में आ गया है। इक्ष्वाकु 7 वाहनों के ही सामंत थे। इक्ष्वाकु शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु उनकी रानियों का जो झुकाव जो था वो बौद्ध धर्म के प्रति था। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। कौन था? शांतमूल, जिसने अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ किया। इसका उत्तराधिकारी वीर पुरुष दत्त हुआ, जिसने नागार्जुन कोंडा के स्तूपों का निर्माण करवाया। यहीं से भारत में पहली बार ईंट के, किसके? ईंट तो जानते ही हैं, कि हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके पश्चात श्री शांतमूल का शासन हुआ। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने 3वीं शताब्दी तक शासन किया था। इसके पश्चात उनका राज्य कांची के पल्लवों के पास में चला जाता है। किसके पास में? कांची के पल्लवों के पास में चला जाता है। अब कदम्ब वंश को देख लेते हैं। कदम वंश और इनकी राजधानी क्या थी भैया? तो इनकी राजधानी थी बनवासी। इस वंश का संस्थापक था मयूर शर्मन। कौन था? मयूर शर्मन। बस इतना ही याद रखिएगा। इसने 18 अश्वमेध यज्ञ कराए। सोचिए 18। आगे चलकर वातापी के चालुक्य वंश के शासक पुल्यकेशन द्वितीय ने इसकी स्वतंत्रता का अंत कर दिया। कौन है पुल्यकेशन द्वितीय? पुल्यकेशन द्वितीय वही है जिसने हर्षवर्धन को भी हराया है, ठीक है ना। कलिंग का चेदी वंश। कलिंग का चेदी वंश, इस वंश का संस्थापक महामेदवाहन था। देखिए हम थोड़ा मौर्योत्तर काल से आगे भी आ गए हैं, सिर्फ शासकों के मामले में आगे आ गए हैं, है ना। मतलब किसने किस किस की स्थापना की, इतना थोड़ा बहुत बताने के लिए, नहीं तो फिर मुझे गुप्त काल में बताना पड़ता आपको। तो कुछ है। तो महामेदवाहन, जबकि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था खारवेल। इसको तो आप लोगों ने सुन ही रखा है। खारवेल महाराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। खारवेल की उपलब्धियों की जानकारी उसके हमें हाथी गुम्फा विलेख से प्राप्त होती है, जिसे खारवेल प्रशस्ति भी कहा जाता है। कहाँ से मिलता है ये? यह हाथी गुम्फा विलेख उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यह प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में अंकित है। इसके लेखक का नाम अज्ञात है, लेखक नहीं पता कौन है, लेकिन है किसका? ये जो है वो कलिंग नरेश खारवेल का है। इस अभिलेख में खारवेल के द्वारा दक्षिण के 3 राज्य चोर, चेर, पांड को पराजित किए जाने का उल्लेख है। खारवेल ने पांड्य वंश के शासकों से गधे का हल चलवाया था। याद रखिएगा, जो खारवेल ऐसा आता है कि जो पांड्य वंश के शासक थे, दक्षिण में हराया ना चोर, चेर, पांड्य को, तो उन शासकों से गधे का हल भी चलवाया था। हाथी गुम्फा विलेख में ही सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख है। यह जैन धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। इस अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख याद करिए, मैंने शुरुआत में जब भारतवर्ष आप लोगों को पढ़वाया था, जो अपने ज्ञान और परंपरा से संबंधित है, विचार और संकल्पना है ना, उसी में भारतवर्ष आपको बताया था ना कि हाथी गुम्फा विलेख में घूम के ये बात यहाँ आ गई। इसी अभिलेख में तिनसुनिया नहर के विस्तार की चर्चा खारवेल ने की है, जिसका निर्माण महापद्मनंद ने किया था। आपको याद होना चाहिए, महापद्मनंद ने भी उड़ीसा पर आक्रमण किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था और अपने में मिला लिया था। मिला लेने के बाद वहां पर उसने तिनसुनिया नहर का निर्माण करवाया था। इसी नहर का विस्तार बाद में कलिंग नरेश खारवेल ने करवाया है। और वो लिखता है वहां कि मतलब उसकी जानकारी दी गई है वहां पर कि भैया मैं जिसका विस्तार करवा रहा हूं ये कवि महापद्मनंद ने बनवाई थी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में जो अपनी आएगी वो आएगी मौर्योत्तर कालीन राजनीतिक व्यवस्था,
सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे। दोस्तों क्लासें आप लोगों के जो सामने हैं वो छोटी छोटी आ रही हैं, इन लोगों को देखते जाइए, इनको लिखते हुए चलिएगा और इन्हीं में से जो आपके प्रश्न हैं वो आ जाएंगे। मैंने कहा था आपसे कि पूरे के पूरे एमपीपीएससी के सिलेबस में यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड चैप्टर है यही सबसे बड़ा है, क्योंकि इतिहास दे दिया ना उनने पूरा, तो अब इतिहास में आप लोगों को पूरा तो करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो उसी को अपन है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्लास और आएंगी, क्योंकि अब इसके बाद में हम 2 क्लास और लेंगे। एक मौर्योत्तर काल की हो जाएगी, गुप्त और गुप्तोत्तर काल को एक में ही संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे, और फिर उसके बाद में मध्यकालीन भारत आ जाएगा। तो मध्यकालीन में हम सल्तनत और मुगल दोनों को देखेंगे, उनके लिए 2 क्लासें, तो या लगभग में 3-4 अगर देखा जाए तो 5 क्लासों में अब लगभग ये समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको अपन बंद करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।